वेलकम व्यूअर्स। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो है ऑर्बिट्स। नासा ने हमारे अर्थ सरफेस के एवब सैटेलाइट्स को रिवॉल्व करने के लिए कई सारे ऑर्बिट्स में डिवाइड कर रखे हैं। इनमें से सबसे जो क्लोजेस्ट हैं ऑर्बिट हैं वो है लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट हमारे अर्थ के सरफेस से लगभग 160 से 1500 किलोमीटर ऊपर होता है, जिसमें एक जिसमें जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, यानी जो लोअर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं उनको ऑर्बिटल करने में 90 से लेकर के 120 मिनट तक लगते हैं। यहाँ पे उनकी जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। ये बात समझनी है कि सैटेलाइट्स जितना भी लोअर होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे किसी भी ऑर्बिट में हम अपने सैटेलाइट्स को चाहे किसी भी ऑर्बिट में रखें, लोअर अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट या फिर हायर अर्थ ऑर्बिट, वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक अपना इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा। कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा इसको हम आगे देखेंगे। ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसमें नासा का सैटेलाइट एक्वा सैटेलाइट जो है उसे अर्थ को ऑर्बिटल करने में 99 मिनट लगते हैं, जो कि 7.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड की स्पीड से रिवॉल्व करता है। ये ऐसे सैटेलाइट जो होते हैं जो कि हमारे सरफेस से, हमारे अर्थ के सरफेस से काफ़ी नज़दीक होते हैं। इनका जो कवरेज एरिया होता है, जितनी दूरी पर, जितने एरिया पे वो अर्थ पे नज़र रख सकते हैं, वो एरिया काफ़ी छोटा होता है। इसलिए लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो होते हैं उनको अगर बड़े एरिया को कवर करने हैं तो कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स को हमें लोअर अर्थ ऑर्बिट में 160 किलोमीटर से लेकर के 150 किलोमीटर तक हमें कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स को प्लेस करना होगा। यानी एक ही साथ क्लस्टर में सैटेलाइट्स को प्लेस करना होगा ताकि बड़े एरिया को कवर करें। इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो मेनली रिमोट सेंसिंग्स, हाई रेजोल्यूशंस ऑब्जर्वेशंस, साइंटिफिक रिसर्च, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इनके लिए वो यूज़ किए जाते हैं। जबकि जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है, अल्टीट्यूड जो होता है हमारे अर्थ सरफेस से लगभग 5000 से लेकर के 20,000 किलोमीटर होता है। ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, इस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होते हैं, उनका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है लगभग 2 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक होता है। यानी लोअर ऑर्बिट में ऑर्बिटल पीरियड जो होता है 90 मिनट से लेकर के 120 मिनट तक, यहाँ पे 2 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक ऑर्बिटल पीरियड होता है और इसमें मिनिमम जो स्पीड होती है वो 3.13 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। देखिए तीसरा जो ऑर्बिट होता है वो है हाई अर्थ ऑर्बिट जो होता है, जो कि अर्थ से लगभग 35,786 किलोमीटर यानी लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, एल्टीट्यूड पे होते हैं। और इसमें इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं उनकी जो ऑर्बिटल पीरियड होती है वो वही होती है जो अर्थ का रोटेशनल पीरियड होता है, यानी लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। जितने घंटे में, जितने टाइम पीरियड में हमारा अर्थ अपने एक्सिस को रोटेट करता है उतने ही टाइम पीरियड इन सैटेलाइट्स में, इस ऑर्बिट में रखे हुए सैटेलाइट्स को अर्थ को ऑर्बिटल करने में लगता है। इनके बारे में डिटेल में हम फर्दर वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। ये जो हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो होते हैं उनको फर्दर हमने कई भाग में डिवाइड कर रखा है, कई अदर क्लासिफिकेशंस हो रहे हैं उसके, जो हम आगे देखेंगे। हाई अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होते हैं मेरे टीवी, फ़ोन, कम्युनिकेशंस, मेट्रोलॉजी यानी मौसम विभाग के बारे में जानकारी, मौसम के बारे में जानकारियाँ लेने के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। यही जो हमारा मून है वो हमसे लगभग 3,84,403 किलोमीटर एवरेज डिस्टेंस जिसकी है, वो उसका ऑर्बिटल पीरियड जो होता है हमारे अर्थ के अकॉर्डिंग, यानी वो हमारे अर्थ को एक चक्कर लगाने में 28 घंटे लेता है। तो अगर हम सिंपल रूप से क्लासिफिकेशन करें, लोअर अर्थ ऑर्बिट में रखा हुआ ऑब्जेक्ट 90 से लेकर 120 मिनट में ऑर्बिटल कर देता है, यानी हमारे अर्थ को एक चक्कर लगा देता है। वहीं मीडियम अर्थ ऑर्बिट लगभग 2 से लेकर के 12 घंटे में ऑर्बिटल करता है। वहीं हायर अर्थ ऑर्बिट लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ऑर्बिटल करता है। वहीं मून जो हमारे अर्थ से लगभग 3,84,000 किलोमीटर है 28 दिनों में ऑर्बिटल करता है।
अब यहाँ पे ये दो चीज़ समझनी है कि जैसे हम ऊपर जाएंगे ग्रेविटेशनल वेरी करेगी, यानी वैसे ऑब्जेक्ट सैटेलाइट जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में है उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहे हैं, और जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिटल में जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहे हैं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स दो तरीके से किसी सैटेलाइट्स को अफेक्ट करते हैं या प्लैनेट्स को अफेक्ट करते हैं। पहला, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी अपनी ओर खींचता है। दूसरा, यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं जिनसे जनरेट होती है ग्रेविटेशनल असिस्टेड वेलोसिटी, यानी ये सैटेलाइट को एक वेलोसिटी भी देते हैं और सैटेलाइट्स को अपनी ओर भी खींचते हैं। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में चूंकि सैटेलाइट्स काफ़ी नज़दीक होते हैं, इनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करना है तो इनके पास वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये जो ज़्यादा वेलोसिटी होती है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, वो दो तरीके से मिलती है। एक सैटेलाइट की अपना थ्रस्टर से, जो सैटेलाइट्स के पास अपने थ्रस्टर होते हैं उनसे मिलती है। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं उनसे ही जनरेट होने वाले ग्रेविटी असिस्टेंट फोर्स, जो कि इनको एक एडिशनल वेलोसिटी देता है और ये हाई वेलोसिटी से रिवॉल्व करते हैं। जैसे जैसे हम हाई ऑर्बिट में जाएंगे ग्रेविटेशनल असिस्टेंस एनर्जी जो होगी, यानी वेलोसिटी जो होगी वो कम होती चली जाएगी। इसका रिजल्ट होगा कि सैटेलाइट की जो वेलोसिटी होगी वो भी कम होती चली जाएगी, यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में वो सैटेलाइट कम वेलोसिटी पे होगा। फर्दर हायर अर्थ ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी और भी कम होगी, और मून की वेलोसिटी जो होती है वो 28 दिनों की पीरियड होता है, 28 दिनों का होता है, यानी उसकी वेलोसिटी और भी कम होती है। अब हम किसी सैटेलाइट्स के, मान लेते हैं हमारा सैटेलाइट किसी ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का भी एक तरीका होता है। जैसे हम चूँकि हर एक सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तो चाहिए उसको। अब यहाँ पे हम जैसे ही किसी भी सैटेलाइट्स की वेलोसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहें तो ऑब्वियसली बात है वो अपने ऑर्बिटल को चेंज करेगा। यानी अगर हमने उसके थ्रस्टर को ऑन किया, सैटेलाइट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगर हमने उसी डायरेक्शन में उसके थ्रस्टर को भी ऑन किया, यानी ज़्यादा वेलोसिटी देने के लिए ज़्यादा वेलोसिटी गेन करने से क्या होगा, वो जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो होगा अपनी एल्टीट्यूड को चेंज करेगा। यानी ज़्यादा वेलोसिटी से वो अपने एल्टीट्यूड को चेंज करेगा, जिसके कारण वो उसकी वो दूसरे ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट में जाएगा। हायर ऑर्बिट में जाने से उसके ग्रेविटेशनल जो फोर्स होंगी उस पर लगने वाला वो कम होगा, जिसके कारण उसकी वेलोसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। यही अगर थ्रस्टर दूसरे साइड में ऑन करते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में सैटेलाइट्स मूव कर रहा है, अगर हमने उसके थ्रस्टर को अपोजिट साइड में ऑन किया, उसकी वेलोसिटी कम होगी। और वेलोसिटी कम होने से ऑब्वियसली बात है कि अब वो सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में नहीं रह सकता, क्योंकि उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए। क्योंकि थ्रस्टर हमने अपोजिट साइड में ऑन किया है, उसकी वेलोसिटी कम होगी, इसका मतलब है एल्टीट्यूड भी कम होगा। यानी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर खींचेंगे। एल्टीट्यूड को कम होने से जैसे उसकी सैटेलाइट्स की एल्टीट्यूड कम होगा, यानी वो अपने ऑर्बिट से नीचे की ऑर्बिट में आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स फिर से बहुत तेज़ी से बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगी उस पर, और ग्रेविटेशनल असिस्टेंस फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाएगी, जिसकी उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी हम सैटेलाइट्स जिस ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना केवल थ्रस्टर के हाथों में नहीं होता, वो ग्रेविटेशनल असिस्टेंस जो एनर्जी होती है उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। और इंडिया हो या नासा हो, किसी भी सैटेलाइट्स के वेलोसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए ग्रेविटी असिस्टेंस एनर्जी को यूज़ करती हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आज का वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें। इसी सीरीज़ के ऑर्बिटल सीरीज़ के वीडियोस कई सारे आएंगे। थैंक यू।